नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। तरुण सत्संगी हैं, ऑरिगो ई मंडी से राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से जतिन त्रिवेदी हैं हमारे साथ, और साथ ही आगे अजय जैन होंगे जो एग्री एक्सपर्ट है, गेहूं ट्रेडर है, गेहूं मार्केट पर उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज देख लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें आज क्या है। गोल्ड से शुरुआत करें तो गोल्ड में जो जिस तरह की गिरावट फेड के बयान के बाद से शुक्रवार की शाम से आ रही थी, वो गिरावट आज थमती दिख रही है। हालांकि आज भी खरीदारी नहीं है, एक रेंज में ही है, हल्की तेजी के साथ 50,100 रुपये के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। चांदी 15 महीने के निचले स्तर पर है। जून 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर चांदी दिख रही है। हालांकि आज यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। 52,700 के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। $17.70 के पास कॉमेक्स पर। क्रूड में भी निचले स्तरों पर खरीदारी लौटी है। 3 दिनों में 12% तक दाम टूट गए थे और आज करीब 1.5% तक की तेजी है। $94 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस यहां पर भी कमजोरी दिख रही है। 735 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। और बेस मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार है। कॉपर पर दबाव है। चीन में लॉकडाउन की चिंता फिर से हावी हो गई है। अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री में मेंथा जहां पर एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है, हल्की कमजोरी है। 980 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। कॉटन बुआई के जो नंबर आए हैं घरेलू बाजार में वो अच्छे हैं। हालांकि अब नए सीजन में जनवरी से अब नई शुरुआत होगी, वायदा नए तरीके से लॉन्च होगा। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर तक के, वो एज इट इज बने रहेंगे। और आज अक्टूबर का वायदा 37,800 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। हल्दी दायरे में कारोबार है। 7,150 रुपए के ऊपर कारोबार हो रहा है। हल्की कमजोरी है 0.25% की। जीरा और धनिया यहां पर तेजी है। जीरा आधे % से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, 25,300 के ऊपर। और धनिया में करीब 1% की मजबूती है, 11,800 रुपए के बेहद करीब। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं। चलिए अब सबसे पहले आज बात हम करेंगे गेहूं को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। जिस तरह से यूक्रेन के एग्री मिनिस्टर का बयान आया है, उनका कहना है कि एग्री गेहूं उत्पादन को लेकर वहां पर चिंता है। यूक्रेन में इस साल सोइंग 20% तक कम हो सकते हैं और साथ ही वहां पर उत्पादन 35 से 40% 2023 में कम रह सकता है। हालांकि पिछले सीजन में भी वहां पर उत्पादन कम हुआ था, लेकिन उससे भी कम उत्पादन इस साल रह सकता है। जिस तरह की एक्सपोर्ट मार्केट की स्थिति है, रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट का जितना मार्केट शेयर है वो अकेले 30% से ज़्यादा होल्ड करते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये स्थिति बिगड़ गई है और उसका असर बाकी मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह की तेजी हमने अप्रैल से लेकर जून के दौरान देखी थी गेहूं में, वो तेजी अब थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन वापस एक चिंता उत्पादन को लेकर है। घरेलू बाजार में भी चिंता इसी तरह से बनी हुई है। सरकार के जो अनुमान है उससे इंडस्ट्री उस अनुमान से काफी कम उत्पादन का अनुमान इंडस्ट्री को लग रहा है। और एक नया सर्वे आया है टेम्परेचर को लेकर। उसमें यह कहा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएंगे, हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से उत्पादन ग्लोबल मार्केट में 6.5% से भी ज्यादा कम हो सकता है। ये एक चिंता की खबर गेहूं को लेकर। और गेहूं इसलिए बहुत जरूरी है, केवल खाने के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल गेहूं का ही पूरी दुनिया में होता है और प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है। एक बड़ी आबादी का करीब 395 करोड़ आबादी दुनिया का इस पे निर्भर है गेहूं पर। उनकी 20% प्रोटीन की जरूरत गेहूं से ही पूरी होती है और तमाम तरह के फूड्स वगैरह गेहूं से बनाए जाते हैं। इसलिए गेहूं मार्केट पर इतनी बात करने जरूरी है। चलिए अजय जैन साहब हैं हमारे साथ, गेहूं ट्रेडर हैं, एक्सपोर्टर भी थे, हालांकि अब तो एक्सपोर्ट बंद है। सर, क्या लग रहा है गेहूं में जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, ग्लोबल मार्केट में वापस से खबरें आ रही है कि यूक्रेन को लेकर चिंता है, ऐसे में क्या दाम फिर से बढ़ेंगे? जो नरमी आई थी, क्या वापस से हम उन्हीं लेवल्स के आसपास जाएंगे? $1270-1280 देखे थे, अब $760 के आसपास आ चुका है। फिर से तेजी आपको दिख रही है क्या गेहूं के मार्केट में? गेहूं के बाजारों में, भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पे कमोबेश बाजार पिछले 2 महीने से स्थिर है। कोई बड़ी तेजी मंदी यहाँ पे बाजारों में नहीं हुई है। सीमित दायरे में बाजार यहाँ पर काम कर रहा है। चाहे सरकार की किसी भी नीति की कोई घोषणा होती है तो टेम्परेरी नीजर के रूप में मार्केट में जरूर एक करेक्शन आता है, लेकिन वापस अपने लेवल पे मार्केट मेंटेन हो जाता है। तो
तो इंडिया के लिहाज से अभी पिछले 2 महीने से करीब करीब बाजार स्थिर है। ओके। और सर, इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्थिति बन रही है? जिस तरह से यूक्रेन के एग्री मिनिस्टर का बयान आया है कि उत्पादन काफी कम रह सकता है, तो क्या स्थिति और बिगड़ेगी क्या इंटरनेशनल मार्केट में? विश्वमोहन जी, ऐसा है कि वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन में जरूर सोइंग का प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कुछ अच्छी खबरें आ रही है कि जहां पे रिकॉर्ड 360 लाख टन के करीब उत्पादन होने की संभावना है, जो करीब करीब 30 लाख टन से अप होगा इस बार। तो विश्व में मिला जुला करीब व्यू है प्रोडक्शन का भी और प्राइजेस का भी। अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश ने अभी 5 लाख टन के लिए टेंडर किए हैं। जो रशिया से उनकी बात चल रही है वो काफी ऊंचे दामों पे चल रही है। पाकिस्तान में भी कुछ फ्लड्स को लेके स्टॉक को उनके नुकसान हुआ है, जो पहले ही शॉर्ट चल रहे थे वो 25 लाख टन गेहूं के मामले में, और इस बाढ़ ने उनके इस स्टॉक को भी नुकसान पहुंचाया है और थोड़ा सा वहां पे इसका क्राइसिस हो गया है। तो आज गवर्नमेंट ने वहां भी ट्रेडर्स को करीब 8 लाख टन इंपोर्ट के लिए कहा है। तो विश्व में करीब मिला जुला सभी तरफ संकेत मिल रहे हैं। जहां यूक्रेन में और रशिया में उत्पादन गिर के आने की संभावना है, वहीं ऑस्ट्रेलिया से कुछ अच्छी खबरें हैं कि जहां उत्पादन बढ़ के आने की संभावना है। अब रूस के एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि मेजर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, करीब करीब 24-25% की हिस्सेदारी रखता है पूरे ग्लोबल गेहूं एक्सपोर्ट मार्केट में। क्या वहां से एक्सपोर्ट अब धीरे धीरे पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो रही है या अभी भी चिंता है वहां से? देखिए विश्वमोहन जी, जो पिछले माह ग्रेन कॉरिडोर के जरिए एक्सपोर्ट्स चालू हुए हैं यूक्रेन से और रशिया से, उसी की वजह से थोड़ा सा सीबॉट में गेहूं में करेक्शन हमको देखने को मिला है, या वर्ल्ड में जो प्राइजेस को एक चेक मिला है वो उसी की वजह से मिला है कि वहां से सप्लाई सामान्य बनाने में काफी मदद मिली है। सर, अब आखिरी सवाल हम घरेलू बाजार को लेकर कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने हालांकि डाउनवर्ड रिवाइज किया है गेहूं के उत्पादन को लेकर 21-22 को लेकर, लेकिन अब आप लोगों का क्या अनुमान है? आपके मार्केट इंटेलिजेंस क्या कह रहे हैं? देखिए, इंडिया में गेहूं का बाजार अवश्य चिंताजनक स्थिति में हो सकता है। अभी तो नहीं है, क्योंकि एफसीआई के पास पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 50% ही स्टॉक है। सरकार भी थोड़ी सी अपनी नीतियों को लेके सजग है। जो सितंबर माह के अंत तक वो अपना सारा स्टॉक रिव्यू करेंगे, बफर स्टॉक को रिव्यू करेंगे, सोइंग को रिव्यू करेंगे। उसके बाद ही अपनी सारी योजनाओं को जो उन्होंने कोविड में चालू की थी, कोविड रिलीफ फूड ग्रेन स्कीम या पीएमजीकेवाई, ये सारा सितंबर एंड में वो अपने पूरे डाटा को एक बार एनालाइज करके रिवाइज करेंगे, और तब तक हमें वेट करना चाहिए अपने इंडिया की सिचुएशन के लिए। शुक्रिया जैन साहब, आपने वक्त निकाला, और आगे आपसे फिर से बात होती रहेगी कि क्या स्थिति आगे बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं, और सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की चाल देखते हैं। कई दिनों की गिरावट के बाद आज ब्रेक लगता दिख रहा है, लेकिन ये तेजी नहीं, हल्की रिकवरी की कोशिश यहाँ पर हो रही है इतनी गिरावट के बाद। अब क्या लग रहा है जतिन आपको, गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की गिरावट लगातार फेड के बयान के बाद से आई थी, जैक्सन होल में जिस तरह के उनके सख्त बयान थे, किसी बाजार में किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस तरह के बयान आएंगे, और बाजार जिस तरह से गिरा, चांदी देखिए क्या कितनी गिरावट चांदी में आई कि कोई इस तरह के गिरावट की अनुमान नहीं लगा रहा था। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स फेड चेयरमैन के कमेंट्री से पहले उनको लग रहा था कि बाजार में तेजी लौटेगी, लेकिन हॉकिश बयान इतने सख्त थे। ऐसे में क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे अब वापस से खरीदारी अब शुरू करनी चाहिए या अभी भी रुके जतिन? विश्वमोहन जी, देखिए अभी सिनेरियो ऐसा है कि गोल्ड सिल्वर जो है वो एक हम लोग कॉपी बुक अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन के सामने एक हेज के अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर को चलना चाहिए था, लेकिन ये ओल्ड स्कूल मेथड जो है वो हमेशा नए दौर में ऐसे कंटिन्यू नहीं रहता है। ये एक लर्निंग फेज भी कहना चाहिए सभी के लिए कि जो हम लोग एक नॉलेज जो है वो बुक की कि इन्फ्लेशन के सामने हमेशा गोल्ड और सिल्वर जो है वो हेज की तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स और भी हैं जो गोल्ड की रैली को होल्ड कर रहे हैं। मसलन डॉलर इंडेक्स जो है वो 20 साल की ऊंचाई पर है, जिसके कारण से गोल्ड और अन्य कमोडिटीज के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है। साथ ही साथ में फेडरल रिजर्व की हॉकिश स्टेटमेंट्स जो है वो ज़्यादा बड़ी हेल्प नहीं करता है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के लिए, स्पेशली गोल्ड प्राइजेस के लिए।
तो मेरा ये मानना है कि शायद साइडवेज टू रेंज बाउंड जो कारोबार है वो गोल्ड के अंदर कंटिन्यूड रहना चाहिए। अभी फिलहाल जो है वो हम एक इवेंट में जा रहे हैं जहाँ पर आज शाम को नॉन फार्म पेरोल के डेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रहते हैं, साथ ही साथ जॉबलेस डेटा है। तो मुझे लग रहा है इस इवेंट के चलते हुए हम लोग प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी एक डिस्काउंटेड प्राइस में है। काफ़ी हद तक जेरोम पावेल की जो स्टेटमेंट्स है वो मार्केट ने फैक्टरिंग किया हुआ है प्राइसेस के हिसाब से। और अब मुझे लग रहा है नॉन फार्म पेरोल के हिसाब से थोड़ा बहुत भी अगर डेटा नेगेटिव आ जाता है तो गोल्ड के लिए एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो आज के दिन जरूर देखने मिल सकती है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करना है, बिकॉज मार्केट अभी फिलहाल जो है वो बहुत ही नाजुक है कमोडिटीज का। सो मेरा ये एडवाइस है ट्रेडर्स के लिए कि आज के दिन डेटा के आने के पहले पॉजिटिव रुझान रखें और डेटा के आने के पहले पोजीशन जो है वो थोड़ी स्क्वायर अप भी कर लें, क्योंकि जैसे डेटा आएगा शाम को 6 बजे के आसपास उस टाइम पे वॉलेटिलिटी जो थोड़ी बढ़ती हुई देखने मिलेगी। तो 50,000 150 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं, वहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है करीब 49,800 49,850 के आसपास का मेंटेन करके चलें। जो एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं या एक बड़े बाउंस के हिसाब से खेलना चाहते हैं, हायर साइड में मुझे लग रहा है 50,350 50,300 के लेवल्स जो है वो अचीव करने चाहिए आज के दिन में। स्पेशली इवनिंग टाइम पे मुझे लग रहा है जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उसके बाद एक बाउंस बैक जरूर देखने मिलेगा। हालांकि जैसे भी डेटा आएंगे उसके बाद एक स्पाइक जरूर देखने मिल सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो डेटा के पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर लें, जो हाई रिस्क ले सकते हैं वो स्टॉप लॉस फॉलो करें और टारगेट्स भी फॉलो करें। ये मेरी एडवाइस रहेगी। शॉर्ट कवरिंग जो है वो मुझे दिख रही है आज के दिन में गोल्ड और सिल्वर दोनों की। यानी जतिन को अगर आप फॉलो करते हैं तो इनको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो डेटा से पहले ही आप अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करें। अब राजीव जी चांदी पर बात कर लेते हैं। चांदी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, 55,000 के आसपास चांदी थी फेड की कमेंट्री से पहले फ्राइडे को चांदी का भाव, लेकिन वहां से काफ़ी गिरावट आई। उस दिन मुझे याद है कई सारे एक्सपर्ट्स बाइंग की सलाह दे रहे थे, हालांकि जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब ने स्टॉप लॉस भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी आमतौर पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, लेकिन उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कई सारे कल दर्शकों के मैसेज आ रहे थे कि उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया, भाव काफ़ी 3,000 4,000 रुपये नीचे आ गए उनके खरीद के भाव से। ऐसे ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे और चांदी में क्या करे, वेट करे क्या, उन भाव की तरफ वापस चांदी जाएगा क्या, हफ्ते भर में वो दिख सकता है क्या, अगर इतनी होल्डिंग कैपेसिटी उनकी है तो? नमस्कार विश्वमोहन जी। आई थिंक फंडामेंटल्स तो जतिन जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दिए हैं और जैसा जतिन जी सोच रहे हैं हमारा भी ऐसा ही मानना है कि आज मार्केट थोड़ा शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है और यूएस के आज नॉन फॉर्म पेरोल आना है और उसमें थोड़ा सा भी कमी अगर आता है तो वो गोल्ड सिल्वर को डेफिनेटली पुश करेगा ऊपर की तरफ। और आज मॉर्निंग से ही भाव संकेत भी कर रहे हैं। कल भी मार्केट ने नए लो की तरफ जाने की कोशिश करी थी और मार्केट थोड़ा सा लो की तरफ गया और क्लोजिंग के पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी दिखाया और आज मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ से ट्रेड भी कर रहा है सिंस मॉर्निंग। मुझे भी लगता है कि थोड़ा रिकवरी आ सकता है चांदी और सोने दोनों के भाव में। अगर चांदी की बात करूं तो करंट रेट से अगर 200 रुपये भी मार्केट करेक्ट होता है, मींस 52,600 के आसपास अगर मिलता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं 52,350 से। और पहला टारगेट मेरे को विश्वमोहन जी इसमें 53,200 दिखता है। और मार्केट को देखिए ऊपर चलने के लिए जैसा कि आप पूछ रहे थे कि काफी दर्शक 55,000 के स्तर के आसपास ट्रैप हुए हैं, तो देखिए इसमें रिकवरी के लिए 54,500 के ऊपर मार्केट का वापस सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 53,500 और 54 के बीच में जब मार्केट आए तो वो थोड़ा सा अपना लॉस बुक कर लें और वापस अगर मार्केट 54.5 के ऊपर सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पर तो दोबारा वो अपना बाइंग री इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ी कॉस्ट उनकी जरूर बढ़ जाएगी, बट उसमें एक कंफर्मेशन दिखेगा कि मार्केट का थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड जो है थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है। और अगर 54.5 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक बार 56,000 56,500 तक ऊपर में जा सकता है। और 54,500 की क्लोजिंग अगर ऊपर होती है मार्केट में आने वाले 1-2 दिन में तो स्टॉप लॉस 53,800 का जरूर लगा के चले। जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे। यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट बिना स्टॉप लॉस के कभी भी कोई ट्रेड नहीं देते हैं। अब आप ऐसी मिस्टेक नहीं करें। अगर ट्रेडिंग में आपको बने रहना है लंबे समय तक तो आपको बिना स्टॉप लॉस अगर ट्रेड करेंगे तो मार्केट नहीं करेंगे, अगर बिना स्टॉप लॉस के तो मार्केट आपको बाहर कर सकता है। ये ध्यान में हमेशा आप रखें। चांदी पर आपकी कॉल क्या होगी जतिन?
सेम व्यू पॉइंट है गोल्ड की तरह कि आज जो है वो शॉर्ट कवरिंग जो है वो रैली देखने मिलनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा हाईली वॉलेटाइल ज़्यादा है चांदी, क्योंकि बेस मेटल्स भी जो है वो कारोबार जो है वीकनेस का दिखा रहे हैं डॉलर इंडेक्स के चलते हुए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा डीप रखना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी को कंसिडर करना है तो सो यहाँ पर चांदी जो है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही बाय कर सकते हैं ट्रेडर्स जो है वो, डे ट्रेडर्स स्पेशली। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा डीप रखें, 50 टू 250 का या 50 टू 200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और हायर साइड में जो टारगेट्स रखना है वो कहीं ना कहीं 53,400 से 53,500 के आसपास का रख के चल सकते हैं। दिसंबर वायदे की बात कर रहा हूँ मैं चांदी की। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर ही बाय कॉल्स रहेंगी इंट्राडे पर्पज से। ओवरनाइट कैरी पोजीशन जो है वो रिव्यू करना जरूरी रहेगा डेटा के आने के बाद। सो यहाँ पर अभी फिलहाल ओवरनाइट व्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ इंट्राडे पर्पज से ये व्यू पॉइंट है। जो ये कॉल है वो इंट्राडे के लिए है, जो स्टॉप लॉस है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। चलिए आगे बढ़ते, क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी निचले स्तरों से अब खरीदारी आज दिख रही है। 3 दिनों में करीब करीब 12% भाव टूट गए थे। राजीव जी, क्रूड में क्या लग रहा है, क्रूड की ये रिकवरी टिकेगी या और गिरावट आएगी क्रूड में फिर से? कोई ऑप्शंस में रणनीति है ट्रेडर्स को तो वो भी बता दीजिएगा। विष्णु जी, क्रूड में देखिए आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में एक अच्छा पुश दिया। जिस तरह से फंडामेंटल्स की है बात, तो फंडामेंटल्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की तरफ संकेत नहीं कर रहे हैं। चाइना की तरफ से मांग घटने की उम्मीद है, प्लस जिस तरह से फेड के स्टांसेस रहे हैं उसमें इकॉनमी के और कमज़ोर होने की उम्मीद है यूएस इकॉनमी के, तो वहाँ से भी मांग घटेगी। प्लस ओपेक की एक 5 तारीख को मीटिंग भी है, तो उसमें वो अपनी सप्लाई को लेके एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। अगर वो सप्लाई और बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उस पर क्रूड के दामों का काफ़ी रुख का काफ़ी डिसीजन रहेगा कि कैसा रुख रहने वाला है। बट आज की बात करूं तो आज मुझे लगता है कि जो ये पुश आया ऊपर की तरफ, आई थिंक इसमें एक इंट्राडे के लिए शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 7070 के पास 7130 के स्टॉप लॉस से। और मुझे लगता है कि गैप थोड़ा सा आज जो गैप अप हुआ है वो फिल हो सकता है मार्केट में, तो 6970 तक मार्केट नीचे में आ सकता है। और अल्टीमेटली अगर बहुत बड़ा ब्रेकडाउन की स्थिति उत्पन्न होगी वो तभी होगी विष्णु जी, जब बाजार जो है 6800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर चलेगा। तो मार्केट कई बार 6850 और 6900 के आसपास गया है और वहां से एक रिकवरी देखने को मिली। पिछली दफा भी मार्केट करीबन 7700 तक गया है। तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन नहीं रखनी है और प्योर इंट्राडे के लिए ही काम करना है। जैसा जतिन जी ने भी बताया कि जो अमेरिका के नॉन फॉर्म के आंकड़े आने हैं उसके आसपास अपने ट्रेड को कम करने की कोशिश करें, और आंकड़े आने के बाद ही एक फ्रेश व्यू लेके मार्केट में ट्रेड करें, और थोड़ा कोशिश करें कि पोजिशनल बेसिस पे काम करें, कम करें और इंट्राडे ही थोड़ा सा ट्रेड लें, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी है और मार्केट काफी गैप अप गैप डाउन खुलता है, तो उससे आप बच सकते हैं। ओके, तो आप कोशिश करें कि आप इंट्राडे में पोजीशन को कैरी नहीं करें, क्योंकि जॉब रिपोर्ट भी है, उसके बाद हो सकता है मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो। दोनों तरफ के मूव कभी भी दिख सकते हैं और खबरों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर भी काम नहीं करता, फिर वापस से सारे लेवल्स भी टूटते हैं, फिर आप ट्रैप भी हो जाते हैं। क्रूड और नेचुरल गैस क्या करना चाहिए, जतिन आप क्या सलाह दे रहे हैं आज? थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव व्यू रहेगा क्रूड के अंदर। रेंज बाउंड जो है वो टेरिटरी है, बड़ी रेंज रहेगी। आगे चलते मुझे लग रहा है 3 दिनों तक मार्केट जो है वो ओपेक प्लस की जो प्रोडक्शन की जो अपडेट्स रहेगी उसके पीछे साइडवेज हो जाएगा। अपसाइड मूवमेंट जो पहले अगस्त महीने के एंड में हमने देखी थी वो पूरी की पूरी जो है वो डिस्काउंट करके अभी सितंबर में जैसे हम एंटर किए हैं उसमें ये पूरा का पूरा उसने गेन्स जो है वो गवा दिया है क्रूड ने। तो अब मुझे लग रहा है न्यूट्रल रहना चाहिए। बुल्स और बेयर्स दोनों ही मुझे लग रहा है 2-3 दिनों के लिए इस काउंटर को अवॉइड करेंगे, बहुत ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट शायद देखने ना मिले। अपसाइड में जो है वो लेवल्स 7200 के लग रहे हैं, मैक्स आउट लेवल जो है वो हायर साइड में, और लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 6950। तो इस रेंज को 200-250 पॉइंट की रेंज को जो है वो नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए प्ले करना चाहिए। और जैसे मैंने इसके बारे में बताया नॉन फार्म पेरोल के बारे में, सेम मैं कहूँगा ओपेक प्लस की मीटिंग के अपडेट्स आने के पहले पोजीशंस पेयर अप कर लें, क्योंकि जैसे ही अपडेट्स आना शुरू होंगे स्पाइक्स आनी शुरू हो जाएंगी प्राइसेस के अंदर, फिर उसको ज़रूर रिव्यू करना रहेगा। नेक्स्ट वीक जो हम रिव्यू करेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस को, उसमें एक ट्रेंड जो है वो शायद ज़रूर देखने मिल जाएगा, आइदर ऑन द हायर साइड और लोअर साइड, डिपेंडिंग अपॉन क्रूड की अपडेट्स क्या आती हैं ओपेक प्लस।
चलिए अब मेटल की बात कर लेते हैं। राजीव जी, बेस मेटल्स में टॉप पिक आपकी क्या होगी? एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, एल्युमिनियम और लेड जहां तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिंक और कॉपर पर दबाव है। आप क्या पसंद कर रहे हैं आज, क्या ट्रेड दे रहे हैं आज? काफी विष्णु जी, काफी बड़ी गिरावट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कॉपर जिंक दोनों में ही। मुझे लगता है जिस तरह की गिरावट थी वो थोड़ी और कंटिन्यू करेगी। ज्यादातर ऐसा देखा गया कि अगर बड़ी और एक पैनी गिरावट होती है तो मार्केट में जो भी एक रिकवरी देखने को मिलती है वो एक तो शॉर्ट लिव होती है, बहुत छोटी होती है, और उस छोटी रिकवरी के बाद फिर से मार्केट एक नया लो टेस्ट करता है। तो इसी इसी उस पर हम तर्क पर हम दोनों में ही सेल कॉल दे रहे हैं। कॉपर की अगर बात करूं तो कॉपर में अराउंड 634 के आसपास सेल कर सकते हैं, 636 के स्टॉप लॉस से 629 के टारगेट के लिए। सिमिलरली जिंक में भी 293.50 पे सेल कर सकते हैं, 295 के स्टॉप लॉस से 290 रुपए के लिए। थोड़ा सीमित गिरावट लग रही है क्योंकि मार्केट एक काफी बड़ी गिरावट ले चुका है और एक अच्छे सपोर्ट के आसपास। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक में 290 रुपए के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, और सिमिलरली कॉपर में भी 628 629 पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो वही टारगेट के साथ ही अभी सेल के ट्रेड लिए जा सकते हैं। कॉपर और जिंक बेचने की सलाह है, स्टॉप लॉस भी ध्यान में आप रखें। कॉपर सेल करे 634 पे 636 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले। जिंक सेल करे 293 रुपए 50 पैसे पे 295 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले 290 के टारगेट के लिए। इंट्राडे के लिए कॉल है, सीमित गिरावट की आशंका है, इसे कैरी नहीं करे। जतिन, आपकी कॉल क्या होगी मेटल में, फटाफट बताइएगा। व्यू पॉइंट थोड़ा सा ब्रेकआउट पे बाय करने का रहेगा मेरा। कॉपर जो है वो 635 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी मेरी, क्योंकि मेरे कॉलीग ने सेल कॉल रखा है तो 635 और 636 के ही स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने सेल का कॉल दिया है। तो सेम उसके हिसाब से जैसे ही 636 के ऊपर आना शुरू हो जाता है प्राइसेस, उसके बाद बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो 630 का मेंटेन करना है और जो टारगेट है 642 से लेके 644 का रख सकते हैं। यानी ऊपर में बेचने की सलाह राजीव जी की तरफ से और नीचे में खरीदारी की सलाह जतिन जी की तरफ से। स्टॉप लॉस के आसपास ही है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 635 के आसपास जो स्टॉप लॉस का जो लेवल है राजीव जी का, उसके आसपास ही यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। उन्होंने भी बताया कि एक छोटे ही रेंज में कारोबार करने वाले हैं, सीमित दायरे के लिए ही आपको ट्रेड लेना है, तो उस रेंज का ध्यान रखें, उस रेंज में आपको प्ले करना है। लेकिन जो भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस ज़रूर लगा ले। शुक्रिया जतिन आपका और राजीव जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को बेहतरीन कॉल्स दिए। तो मुनाफे की